मेरा 24 से 30 अंडे में मेरा पेट भरता है। 30 अंडे एक बार में? यस, तभी फुलनेस आता है, अदरवाइज मैं तो आपको भूखा रह जाता हीट हूँ। बॉयल्स वो सब कुछ नहीं कोई आता? बॉयल्स कोई हीट नहीं है, वैसे कोई गर्मी वैसा कुछ होता भी नहीं है, वो कोई साइंस भी नहीं है। हाँ सारा दिन मीट खाता हूँ, हाँ उसमें से 4 दिन तो मटन होता है हाँ। और 1 दिन या 2 दिन चिकन होता है। और कितना क्वांटिटी में खाते हो? ऑलमोस्ट 1.25 kgs जाता है मेरा एक ही बार में? हाँ, एक बार में 20 लेग पीसेस खा लेता हूँ। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है ये मटन वाला जो सेटाइटी जो है ना, हाँ। वो नहीं मिलता है मुझे चिकन से कभी भी नहीं। आपने जब स्टार्ट किया तभी आपने वीगन डाइट देखी? वीगन वाला जो आइडियोलॉजी है वो मुझे कभी सूट ही नहीं किया। रिजल्ट तो देखो सबसे फास्ट कीटो का आता है, उसमें तो कोई बात नहीं। As soon as you are off keto, वो रिबाउंड आता है आपके वेट में। तो वो चीज आप कैसे डील करते हो? एक्चुअली ना इसमें बस तो जिस भी डाइट को करके आप रिजल्ट पाते हो तो आप उसी पे क्यों नहीं स्टिक टू करके रहते हो? नहीं रह पाते, क्यों? एंटीबायोटिक्स का जो स्प्रे है वो प्लांट्स पे भी होता है, पता है आपको मैं कैसे प्लांट बेस्ड फूड से नफरत पैदा करता हूँ अभी बैठे बैठे। कभी भी कोई भी वीगन बॉडी बिल्डर जितने भी बता रहे हैं खुद को कि मैं नेचुरल हूँ, कोई नेचुरल नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगर आप उनकी बॉडी को देख के सिंपली आप बोल सकते हो कि भाई ये बंदा लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। हेल्दी इंसान कभी भी मेरी चीजों को नहीं समझेगा। तो मेरे से जब भी कोई पूछता है कि कैसे आपकी बात पे कोई विश्वास करे, मैं कहता हूँ पहले बीमार हो जाओ तब विश्वास आएगा। तब विश्वास होगा। विश्वास मेरे पे उन्हीं को होता है जो बीमार होते हैं सीरियसली। So everyone, welcome to our new episode। आज मेरे साथ डॉक्टर किशले है। आज के इस एपिसोड में ये हमें बताएंगे कि कैसे ये अपने डाइट से लोगों की डिजीजेस ठीक कर रहे हैं और उनकी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं और वेट लॉस करने में मदद कर रहे हैं। हाय सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सागर जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे बताइए सर कि ज्यादातर डॉक्टर्स उनको नेचुरल ट्रीटमेंट इतने समझ नहीं आते और ना कि वो प्रेफर करते हैं ना कि वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कैसे आप डॉक्टर से स्टार्ट होके यू आर गोइंग इनटू कि मैं नेचुरली कैसे डाइट से लोगों को ठीक करूं? या मैं बता दूं, एक्चुअली क्या हुआ कि डॉक्टर बनने से पहले मैं एक्चुअली जिम में ऑलरेडी था। जिम वगैरह कर रहा था, मसल बिल्डिंग कर रहा था। तो कीड़ा तो मेरे अंदर था वो जिमिंग का और न्यूट्रिशन का कि बॉडी बिल्डिंग करनी है, अच्छा दिखना है, दैट्स ऑल। और कुछ ऐसा नहीं था। और डेफिनेटली आप अच्छा दिखने के ये जो भी करोगे वो आपके हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं वर्क करेगा वो, क्योंकि एक्सरसाइज इन जनरल अच्छी चीज होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शुरू किया और उसके बाद जब एकेडमिक्स को मैंने फॉलो किया, अपने मेडिकल करिकुलम को, उसको फॉलो करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि जो चीजें हैं वो सही नहीं है। बहुत सारी चीजें सही हैं बट बहुत सारी चीजें गलत भी है। और अल्टीमेटली जब आप उसी लिटरेचर को पढ़ते हुए अगर आप ओबीज हो जाते हो, ओवरवेट हो जाते हो, तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि हमने क्या पढ़ा और उसका आउटपुट क्या आया हमारे पास। तो जिस चीज को हम पढ़ते आ रहे हैं कि आपको ऐसे खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, इतनी चीजें ऐसे लेनी चाहिए, वो सारा कुछ करते हुए मैं ओवरवेट हो रहा था, वेट गेन करता जा रहा था और अच्छा खासा फैट आ गया था मेरी बॉडी में। अच्छा खासा मीन्स मुझे ऐसा लगता है 10 to 15 kgs एक्स्ट्रा फैट तो था इंटर्नशिप के समय तक। जब मैं इंटर्नशिप में आने लगा देन मुझे रियलाइज हुआ कि पढ़ाई में तो स्ट्रेस में भी आपको बहुत रखते हैं। एग्जैक्टली यस। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा अब इंटर्नशिप में कर रहा हूँ और पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ। तो 2 to 3 hours ऑफ डेली मेरा इंटेंस वर्कआउट हुआ करता था। उसके बाद भी वेट गेन हो रहा था, मेरा फैट गेन हो रहा था। मुझे लगा यार प्रॉब्लम है कहाँ आखिर। और मैं एक्चुअली इंटर्नशिप के बाद जब मैं घर पे वापस आया तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो बॉडी कॉम्पोजिशन है ना कहीं सही नहीं है। तो पहलवानी तो नहीं करना था। थोड़ा ये अच्छा लग भी नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको एक एस्थेटिक एक रूप दिया जाए। तो उसके लिए मैंने फिर थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, फैट लॉस कैसे करते हैं, एब्स के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब वो सब सर्च करना शुरू किया तो मुझे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के बारे में पता लगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उस समय लो कार्ब के बारे में बहुत लोग चर्चा कर रहे थे। इंडियंस नहीं थे बहुत ज्यादा बट फॉरेनर्स थे। तो उनको जब फॉलो मैंने करना शुरू किया, देखा कि यार रिजल्ट तो काफी अच्छा आ रहा है और साइंस भी, एक्चुअल साइंस भी है यही, और हम पढ़ते भी वही हैं मेडिकल लिटरेचर में, बट हम अप्लाई नहीं करते, खुद के लिए भी नहीं करते और पेशेंट्स के लिए भी नहीं करते। फिर तब से जा करके मैंने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का जो बुक होता है, बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है, वो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, उसको पढ़ना शुरू किया। और उतने अच्छे से मैंने एमबीबीएस में ही पढ़ाई नहीं की थी। क्योंकि एमबीबीएस में जब चीज आप पढ़ते हो ना, जिस चीज को भी, जिस सब्जेक्ट को, तो बस आप पास करने के लिए पढ़ते हो। आपका मोटो ये नहीं होता है कि मैं पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा करूंगा या मेरे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए।
बहुत अच्छा ग्रास्प होना चाहिए किसी टॉपिक पे, ऐसा कोई गोल नहीं होता है, बचपना भी होता है उस वक्त, तो उतने मैच्योरिटी लेवल नहीं होती है हमारी। बट जब मैं एक्चुअली इसको पढ़ना शुरू किया इंटर्नशिप के बाद, फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री बुक को, देन मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री ही सब कुछ है। हमारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको हेल्दी रहना है तो। और सारे बायोकेमिकल जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, आप अगर उसको अच्छे से समझ लेते हो तो आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो वो मुझे रियलाइज हो गया, और ग्रेजुअली धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट को कम करते हुए मैं अल्टीमेटली इस कार्निवोर डाइट के अराउंड मैं आ चुका था तब तक। मतलब ऑलमोस्ट ये आपका 2021 में मैं तो आपने जब स्टार्ट किया तभी आपने वीगन डाइट्स देखी, लो कार्ब सारी डाइट्स देखी कि? वीगन तो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि वीगन वाला जो आइडियोलॉजी है वो मुझे कभी सूट ही नहीं किया, वो नैरेटिव। क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो प्लांट बेस्ड फूड है वो न्यूट्रिशनली एक तो डेफिशिएंट है, एप्रोप्रिएट नहीं है आपके लिए, और बायो अवेलेबल भी नहीं है। तो डेफिनेटली वो डाइट तो मुझे करना नहीं था कभी। क्योंकि जिस डाइट को मैं ले रहा था, अंडे खा रहा था, नॉनवेज ले रहा था बट बहुत कम ले रहा था, ज्यादातर कार्ब ज्यादा था, मतलब कार्ब्स हेवी डाइट था, प्लांट बेस्ड डाइट ही था बट वीगन नहीं था। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अब इससे एक्सट्रीम फॉर्म में वीगन एंड पे तो मैं नहीं जाऊंगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे कार्ब्स को शायद कम करना है, क्योंकि लो कार्ब का मुझे एक्सपोजर मिल चुका था तब तक। तो लो कार्ब्स का एक्सपोजर मिलने के बाद मुझे नहीं लगता किसी को भी वीगन जाना चाहिए। सही बात। अगर आप लो कार्ब को समझते हो तो अल्टीमेटली आपको लैंड करना है इधर कार्निवोर एंड पे, करेक्ट, या नॉनवेज फूड की तरफ ही ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली कार्ब्स आप कम करोगे कैसे? प्लांट बेस्ड फूड खा के नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि कार्ब्स आपका प्लांट में ही होता है, एनिमल फूड में होता नहीं इतना ज्यादा। तो अल्टीमेटली जब आप लो कार्ब को समझ रहे हो तो फिर वीगन क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आप समझ ही नहीं रहे हो कुछ। तो इसलिए मैं कभी भी वीगन की तरफ मैं अट्रैक्टेड था ही नहीं। और कार्निवोर की तरफ आते हुए मुझे मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 years हो गए, और तब से मैं कर रहा हूँ इस डाइट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कब लगा कि मैं लोगों के ट्रीटमेंट में भी इस डाइट को यूज कर सकता हूँ? yes. और कौन से साइंसेस आपने देखे? मुझे एक्चुअली ये तब रियलाइज हुआ जब मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आते थे डायबिटीज के, हाइपरटेंशन के, तो मैं बस एक चीज कहता था उनको, आप कार्ब्स को कम करो। मेरा अल्टीमेटली गोल क्या होता है कि आपको कार्ब्स कम करना है। तो जब भी आप कार्ब्स को कम करने बोलोगे किसी को भी अपनी डाइट में, तो एट द सेम टाइम वो नेचुरली आपको एनिमल फूड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्लांट बेस्ड होते हुए बहुत सिग्निफिकेंट वे में आप कार्ब्स को कम नहीं कर सकते हो। आपको एनिमल फूड को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और उसकी वजह से ही अल्टीमेटली मुझे ये रियलाइज हुआ कि अब आपको इस एंड पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कार्ब्स को ही कम करना है, फैट को बढ़ाना है। फैट्स आपको एनिमल फूड से ज्यादा मिल रहा है, कार्ब्स कम से कम मिल रहा है, और प्रोटीन भी एनफ मिल रहा है जो बायो अवेलेबल है, बायोडाइजेस्टेबल फॉर्म है। तो ये चीज आपको हर चीज इसी डाइट पे आ जा रहा है, सारा ऑलमोस्ट सारा कुछ जो आपको कवर करना है हर एक पेशेंट के लिए। तो क्यों ना इस डाइट का ही एडवोकेसी की जाए। तो आपने फिर सोचा कि अभी मैं मतलब आपको ट्रीटमेंट प्लान्स भी बना के देते हो लोगों को डाइट के अराउंड, कि कैसे? ट्रीटमेंट प्लान एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, बस हैंड होल्डिंग का वो एक प्लान होता है जिसमें आपको डाइट फॉलो करनी होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इस डाइट को ऐसे करके आप फॉलो करना है, जो मैं कंसल्टेशन में बता देता हूँ। उसके बाद आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, तो आपको गाइडेंस मिलेगी मेरी तरफ से। डाइट प्लान कुछ नहीं होता है कार्निवोर डाइट में, क्योंकि अल्टीमेटली जब जैसे आप ट्रांजिशन करोगे हाई कार्ब टू लो कार्ब टू कार्निवोर, तो उस ट्रांजिशन में आपको कुछ इश्यूज आते हैं। उस इश्यूज के लिए मैं पहले से ही उनको बता देता हूँ कि भाई आपको ये प्रॉब्लम्स होंगी और आपको ये चीजें करनी है, तो स्ट्रैटेजीज मैं बता देता हूँ। बट उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एक क्लोज सुपरविजन के साथ मुझे गाइडेंस चाहिए आपकी, तो आप फिर प्लान ले लो। तो ये कार्निवोर डाइट एक टाइप का कीटो डाइट ही हो गया। हाँ एग्जैक्टली, यस। अब मुझे बताओ, जो आदमी नॉर्मल खा पी रहा है अपना रोटी चावल दाल चावल, वो अगर कीटो करे, मेरे ख्याल से सबने किया होगा, मैंने भी ट्राई किया था, तो रिजल्ट तो देखो सबसे फास्ट कीटो का आता है, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी और जो आपकी लाइफस्टाइल में उसको लाना है, वो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि एज सून एज यू आर ऑफ कीटो वो रिबाउंड आता है आपके वेट में। तो वो चीज आप कैसे डील करते हो? देखिए, मैं एक्चुअली ना इसमें बस काउंसलिंग करता हूँ लोगों की। सांत्वना देते हो? काउंसलिंग करता हूँ, मतलब कहने की ये कुछ समझाता हूँ उनको कि भाई आप जो ये सस्टेनेबिलिटी वाला जो चीज ढूंढ रहे हो डाइट के अंदर, आप क्यों नहीं अपने लाइफस्टाइल में ही आप ऐसा कुछ चेंज लाते हो, आप अपने माइंडसेट पे ऐसा कुछ काम करो कि आप इस डाइट को सस्टेनेबल बनाओ। डाइट आपके लिए सस्टेनेबल नहीं होगा कभी भी जब तक आप उसे बनाओगे नहीं। आपको लाइफस्टाइल, अगर आप लो कार्ब लो कैलोरी कोई भी डाइट करते हो, इवेंचुअली जब तक आप उस डाइट को कर रहे हो तभी तक उसका बेनिफिट मिलेगा, ये तो सभी को पता है। करेक्ट।
तो जिस भी डाइट को करके आप रिजल्ट पाते हो तो आप उसी पे क्यों नहीं स्टिक टू करके रहते हो? नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि लो कैलोरी डाइट में भी एक्सेसिव हंगर होता है, जो अल्टीमेटली आप 2 से 3 महीने बाद आकर के फेल हो जाते हो, और फिर जब जैसे ही आप नॉर्मल ईटिंग पे आते हो आपका वेट गेन हो जाता है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लो कार्ब डाइट, इट्स अबाउट एवरी सिंगल डाइट। या क्योंकि आप जिस डाइट को कर रहे थे ना, आपका पर्पस ये था कि मुझे रिजल्ट मिलेगा, फिर मैं उसी डाइटरी पैटर्न पे चला जाऊंगा। तो ये जो आइडिया है ना कि मुझे वो घर का खाना, स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट लेना है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उस नोशन से आपको बाहर निकलना होगा। मुझे बताओ, आपके पूरे दिन में आप क्या क्या खाते हो सुबह से रात तक? मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मैं तो दिन में एक बार ही खाता हूँ बस। सिर्फ एक ही मील लेते हो पूरे दिन में? यस। जैसे अभी आपके पॉडकास्ट के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। कल शाम को जब मेरी फ्लाइट थी, उससे पहले मैंने अपना मील लिया। फर्स्ट मील था वो मेरा। शाम को, इवनिंग से आपने अभी तक कुछ नहीं खाया? 5 to 6 PM के अराउंड मैंने मील लिया। सोनम वांगचुक को बीट करना चाहते हो क्या? और उसके बाद फिर अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया है। ओके। बस सुबह में पानी पिया हूँ, उसके बाद अभी तक कुछ है नहीं। मेरे पेट में तो कुछ नहीं है, सॉलिड फूड तो कुछ नहीं लिया मैंने। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो गया? बहुत ज्यादा भूख ही नहीं लगती ना। मतलब सुबह सुबह उठता हूँ 12-1 बजे तक तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। अब शाम होते होते मेरे अंदर थोड़ा बहुत हंगर आएगा, और हंगर पीक पे जाएगा तो मैं अपना मील ले लूंगा। तो क्या खाओगे आप मील में? नॉन वेज ही होगा। क्या खाऊंगा? मीट खाऊंगा, चिकन। तो कितना क्वांटिटी खाओगे एक साथ? थोड़ा मुझे बताओ। मेरा पेट भर जाए। यूजुअली जब एग्स की मैं बात करता हूँ ना, तो मेरा 24 से 30 अंडे में मेरा पेट भरता है। 24 से 30 अंडे आप एक दिन में खाते हो? एक बार में। एक दिन में 30 अंडे? 30 अंडे। मतलब पूरे अंडे की सिर्फ व्हाइट्स? होल एग्स होता है मेरा। यार कैसे खा सकता है इतना? यार देखना चाहूंगा इनको 30 अंडे खाते हुए। मंगाओ क्या हो गया? 30 अंडे एक बार में? यस, तभी फुलनेस आता है। अदरवाइज मैं तो आपको हीट बॉयल्स वो सब कुछ नहीं कोई बॉयल्स, कोई हीट नहीं है। जो गर्मी है ना, उसे मैं दूसरे तरीके से निकालता हूँ। वो एक्नीज के फॉर्म में नहीं दिखेगा कभी चेहरे पे। वैसे कोई गर्मी वैसा कुछ होता भी नहीं है, वो कोई साइंस भी नहीं है कि गर्मी हो जाती है, एक्नी हो जाता है। एक्नी का फिजियोलॉजी, इन्फ्लेमेशन तो बढ़ता है ना? नहीं, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़ता है? इन्फ्लेमेशन का वन ऑफ द साइंस है हीट, हॉटनेस, रेडनेस। ओके। बट ऐसा नहीं है कि आप जो खाने से ले रहे हो, क्योंकि आप हाई प्रोटीन डाइट पे हो। जब भी आप कार्निवोर डाइट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप प्रोटीन आपके डाइट में हाई है। 30 अंडे यानी कितने प्रोटीन हो गए? एक 6 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 180 ग्राम्स। 180 ग्राम्स प्रोटीन से एक ये ले लेते हैं। मेरा अंडे प्लस चिकन लोग खाओगे अलग ना? हाँ, यूजुअली एग्स जिस दिन लेता हूँ मैं, उस दिन मीट नहीं खाता हूँ। तो या तो 30 अंडे खाते हो, या तो फिर उसके बाद मैं योगर्ट या कर्ड कुछ तो खाता हूँ मैं डेली। योगर्ट? तो योगर्ट में कार्ब्स आ गए? बहुत ज्यादा नहीं है ना, बहुत कम है। यस, तो चलेगा। लेस देन 25 ग्राम्स ही रहता है ऐसे भी आपको। अगर जाएगा भी तो कितना ही जाएगा। ओके। तो एक बार में आप 30 अंडे खा लेते हो, उसके साथ दही खा लिया, फिर नेक्स्ट डे यूजुअली 2 डेज होता है मेरा जब मैं मीट नहीं खाता हूँ, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ओके। क्योंकि अपने साइड शॉप बंद होती हैं ट्यूसडे एंड थर्सडे को। रीजन वो है, कोई धार्मिक ऐसा रीजन नहीं है। तो उस दिन मैं बस अंडे खा लेता हूँ। बाकी दिन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, सैटरडे सारा दिन मीट खाता हूँ। उसमें से 4 दिन तो मटन होता है, और 1 दिन या 2 दिन चिकन होता है। और कितना क्वांटिटी में खाते हो? क्वांटिटी अगर मटन का मैं बोलूँ आपको तो बोन वेट के साथ ऑलमोस्ट 1.25 kgs जाता है मेरा एवरी डे खा लेते हो? एवरेज। हाँ, तो बोन वेट को अगर आप हटा देते हो तो ऑलमोस्ट 800-900 ग्राम्स तो मसल मीट होता है प्योर। और प्लस उसके साथ जो उसका फैट होता है उस गोट का हाँ, वो उसके साथ जाता है। चिकन कितना खाते हो? चिकन का लेग पीसेस में खाता हूँ सिर्फ, ड्रम स्टिक। ब्रेस्ट नहीं खाते? नहीं, मैं कोई नहीं खाता, कोई पार्ट नहीं खाता हूँ। रीजन यही है कि चिकन लेग्स में मैक्सिमम फैट होता है। चिकन में अगर आप देखोगे, चिकन में अगर सबसे ज्यादा फैटीएस्ट पार्ट है अगर चिकन का, तो वो लेग पीस होता है। और उसके साथ आपका गट अच्छा रहता है, क्योंकि आप फैटी प्रोटीन खाओगे तो ही आपका पेट ठीक रहेगा। और जो ब्रेस्ट है वो खाओगे तो नहीं रहेगा उसमें नहीं, फैट? तो फिर आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। बट स्टिल वो एडवाइजेबल मेरे नजर में नहीं है, क्योंकि वो वाइट काइंड ऑफ मीट है वो। मतलब थोड़ा लेग पीस आप देखोगे ना, थोड़ा पिंकिश होता है वो। करेक्ट। तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी वाइज भी वो फार बेटर ऑप्शन है। और उसके साथ मुझे फैट कम ऐड करना पड़ता है, और ओवरऑल सैटिस्फैक्शन भी बेटर आती है। आप ब्रेस्ट खाओगे तो आपको खाने के बाद पता नहीं, मुझे तो सैटिस्फैक्शन नहीं आती कभी चिकन ब्रेस्ट खाकर। मुझे तो लेग पीसेस से भी नहीं आता है। मैं 20 लेग पीसेस खा लेता हूँ एक ही बार में। हाँ, एक बार में 20 लेग पीसेस खा लेता हूँ। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है ये मटन वाला जो सैटिस्फैक्शन जो है ना, वो नहीं मिलता है मुझे चिकन से कभी भी नहीं। कितना भी मटन का फैट में ही बनाता हूँ मैं चिकन लेग पीसेस को भी, बट वो सैटिस्फैक्शन मटन वाला नहीं आ पाता, क्योंकि वो मीट में डिफरेंस है। वो रेड मीट का जो अपनी क्वालिटी है, न्यूट्रिएंट डेंसिटी। आपका डाइट कॉस्टली भी बहुत हो गया फिर तो? नहीं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि मेरे सारे एक्सपेंसेस बच रहे हैं, किसी और चीज में खर्च नहीं है मेरा। ओके, बट तो भी एक दिन का
खाने का क्या आप अगर ओवरऑल अगर आप छोड़ दो, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आपको डाइट को सस्टेनेबल बनाना है, इस कार्निवोर डाइट को, तो आप 10 to 15,000 में आपका पर मंथ आपका मैनेज हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू कैन ऑफ मीट एंड हाउ मच ऑफ 1.5 किलो आप गोट खाओगे तो कितने का 1000 रुपए का, तो रोटेट कर लो, कभी चिकन ले लिया, कभी कुछ कर लिया, एग्स बेस्ड ही हो गए कभी, है ना। तो ऐसा करके भी आप कर सकते हो, इस फॉर्मेट पे आप खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि डेली रेड मीट खाना है, बट ये थोड़ा एक्सट्रीम डाइट है ये। आप अब से अच्छा सिर्फ उसके साथ भी सिर्फ गोट मीट खाते हो, उसके साथ दही वही कुछ लेते हो? कुछ भी नहीं? हाँ, दही तो बाद में ले लेता हूँ। दही ले लेते हो? yes, वो ले लेता हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में आपका कोई ये नहीं? डेयरी में मेरे साथ बस यही है कि मैं एंटी भी नहीं हूँ, प्रो भी नहीं हूँ। मतलब ये भी नहीं कहता हूँ कि आपको लेना ही लेना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये भी नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं छूना है। वो सारा डिपेंड करता है सारा कुछ कि आपको कैसा सूट कर रहा है, आप टॉलरेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो डेयरी को। अगर आप टॉलरेट कर रहे हो तो आप ले सकते हो। अच्छा, अभी इससे टॉलरेशन से मुझे एक बात समझ में आई कि हमारे इंडिया में खाने में मिलावट, पेस्टिसाइड्स, क्या बोलते हैं उसमें, एंटीबायोटिक्स बहुत डाले जाते हैं। तो आपको ने वो चीज आप सोचते हो कि जो एग्स है आपके उसमें खा रहे हो उसमें उतने एंटीबायोटिक, कहते हैं एक खाना यानी आपके 3 साल के एंटीबायोटिक्स का डोज होता है। आप कभी सोचते हो जब आप प्लांट्स खाते हो तो कितने केमिकल्स आप ले रहे हो? तो प्लांट्स या तो बॉईल होते हैं या बने हुए। एंटीबायोटिक्स का जो स्प्रे है वो प्लांट्स पे भी होता है, पता है आपको? स्प्रे प्लांट्स पे भी होता है? यस। तो मैं बता रहा हूँ अभी आपको मैं कैसे प्लांट बेस्ड फूड से नफरत पैदा करता हूँ मैं अभी बैठे बैठे। प्लांट बेस्ड फूड जो है, जो भी आप प्लांट्स खा रहे हैं उस पर आपका अपनी तरफ से जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आप स्प्रे कर रहे हैं वो अलग है। साथ ही साथ उसका अपना एक एंटी न्यूट्रिएंट होता है। हर एक प्लांट्स के पास अपना एंटी न्यूट्रिएंट है, खुद सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकता, तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए हमेशा एक टॉक्सिक केमिकल रखता है, और वो सारे प्लांट्स में है। कुछ प्लांट्स के पास कम है, कुछ प्लांट्स ज्यादा टॉक्सिक है हमारे लिए, लेकिन टॉक्सिक सभी हैं कहीं ना कहीं, टू सम एक्सटेंट। तो अब आप अगर उस प्लांट्स को खाओगे तो आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड प्लस एंटीबायोटिक्स प्लस उसका इनहेरेंटली जो उसके अंदर केमिकल्स है वो आप खा रहे हो। और जब भी आप स्प्रे करते हो ना, तो प्लांट्स के अंदर जो भी आपने स्प्रे किया उसके ऊपर, वो कभी भी निकलता नहीं प्लांट से, वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसके सेल्स में, टिश्यूज में। एनिमल्स के साथ क्या है कि वो आप मसल खा रहे हो। एनिमल जब आप खाते हो तो उसका मसल मीट खाते हो प्राइमरीली, और उसके मसल मीट में वो उस तरह से रिटेन नहीं होता है वो सारे एंटीबायोटिक्स और जो भी आप ड्रग्स यूज कर रहे हो, वो तो पोल्ट्री में आते हैं उनके। यस, वो उसके मसल में नहीं है उस तरह से जिस तरह से आप सोच रहे हो। क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम होता है। ह्यूमन बीइंग्स भी बॉडी बिल्डर्स हैं, बहुत सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या उनके मसल में है स्टेरॉइड उस तरह से? नहीं। खून में तो होता ही हुआ, तो खून में होता है, बट वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है ना। हर एक का एक शेल्फ लाइफ है, लेकिन प्लांट्स में वो तब तक रहेगा जब तक वो प्लांट्स रहेगा। क्योंकि हमारा तो रिसाइकिल हो रहा है ना, फ्रेश ब्लड भी बन रहा है और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है रेड ब्लड सेल्स का, तो वो सारा कुछ रिसाइकलिंग हो रहा है। प्लांट्स में नहीं होता ये सब। और एग्स में क्या है? वो तो एंटीबायोटिक्स का। एग्स में भी अगेन वो आप डायरेक्टली एग्स में आप इंजेक्ट नहीं कर रहे हो, आप चिकन में कर रहे हो ना, तो उसका एक प्रोडक्ट है एग, उस चिकन का। तो उस तरह से एग्स में भी आप क्वांटिटी देखोगे एंटीबायोटिक्स की, और वो भी पेरेंट एंटीबायोटिक की मैं बात करता हूँ हमेशा। मतलब आपने कुछ ऐसे टेस्ट वेस्ट पढ़े हैं, देखे इस पे कि कितनी क्वांटिटी में एग में, जो जिस भी क्वांटिटी में, जो भी ट्रस्टिफाइड ये सब वगैरह, ये सब जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहते हैं। जो फ्री एग्स अलग, वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं। जो केज फ्री एग्स है वो अलग होते हैं, फिर एंटीबायोटिक फ्री अलग से वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो वो वही मैं बता रहा हूँ, वो डिफरेंस तो तब आता है ना जब आपके एग्स में वो पेरेंट एंटीबायोटिक पाया जाता है। अब डायरेक्टली उस एग में जिस एंटीबायोटिक को आप यूज कर रहे हो पोल्ट्री में, वो डायरेक्टली पेरेंट एंटीबायोटिक का डोज होता ही नहीं है, कंटेंट होता ही नहीं है एक्चुअली। सॉरी, तो नॉर्मल एग में भी नहीं होता? नहीं होता, उसका मेटाबोलाइट होता है एक्चुअली एग्स में। तो जो भी एंटीबायोटिक आप दे रहे हो पोल्ट्री में, वो उस मेटाबोलाइज होगा डिटॉक्सिफिकेशन के तहत, और उसका जो मेटाबोलाइट होगा उस पेरेंट एंटीबायोटिक का, वो एग्स में पाया जाएगा। और वो एग्स में अगर है, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, कोई एविडेंस नहीं। और इसलिए जब भी आप एंटीबायोटिक्स फ्री वाला एग्स भी आप लेते हो, तो हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है एलर्जिक लाइक रिएक्शन होता है अगर वो नहीं लेते। मतलब मैंने जितने लोगों से बात की थी कि वो एंटीबायोटिक फ्री वाला ले तो उनको एग से कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते, और नॉर्मल एग से लोगों को आजकल साइड इफेक्ट्स होने लग गए हैं। इन जनरल नहीं होते हैं, मैं बता दूं आपको। जब आप पॉपुलेशन एट लार्ज की बात करोगे ना, तो ये कन्वेंशनल जो भी फार्म रेज्ड वाले जो इतने भी चिकन पोल्ट्री एग्स हैं, आप इसको भी लेकर के आप अपने हेल्थ को बेटर कर सकते हो।
अगर आपको उस एग्स पे प्रॉब्लम हो रहा है देन मैं बोलता हूँ कि आप एग्स को चेंज करो। अदरवाइज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पोल्ट्री वाले कॉमन जो एग्स हैं वही आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आप तो 30 खा रहे हो तो आपको तो फटाक से बॉडी पे रिएक्शन पता चल रहा है। मैं तो वही खा रहा हूँ सालों से। ठीक है, सबकी बॉडी कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है। तो जब आपके पास वो चेंज, जब आपको वो लगेगा कि मुझे प्रॉब्लम कर रही है, तब आप बदलना। अभी आप क्यों उतना कॉस्ट उसमें लगाओगे? सेकंड है डेयरी। डेयरी भी वन ऑफ द मोस्ट हाईली एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स में आता है। और कितने लोगों को तो मैंने देखा है सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने से आधे लोगों की हेल्थ ठीक हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो डायबिटीज, कितने लोगों का HbA1c कम हो, मतलब मैंने तो इस पे काफी रिसर्च किया था कि डेयरी छोड़ते हैं उसमें जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस खराब करता है डेयरी। और मेरे ख्याल से IGF-1 का या हार्मोन कुछ बूस्ट करता है जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस खराब होता है। प्लस जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स है, और अडल्ट्रेशन तो अलग ही बात होगी डेयरी की। तो ये सब चीजें पे क्या कमेंट है आपका? नहीं, कभी भी ना, जब भी स्किन एलर्जी भी एक बहुत ही हेवीली रिपोर्टेड ये डेयरी बहुत लोगों के लिए इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, उस बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन कभी भी ये बोलना कि भाई डेयरी आप बंद कर लो, आपकी डायबिटीज अच्छी हो जाएगी, आपका ब्लड शुगर बहुत इंप्रूव कर जाएगा, इस चीज में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आप जिस बात को बता रहे हो ना, ये प्लांट बेस्ड आइडियोलॉजी में आता है। ये सब करेक्ट, जितने भी प्लांट बेस्ड वाले सब, जितने भी एडवोकेट हैं, वही ये सब बात करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब भी वो प्लांट बेस्ड भी आप वो करवाएंगे आपको फॉलो लो कार्ब, तो अल्टीमेटली वो आपकी डाइट से क्या कार्ब्स को कम नहीं कराते हैं। आप कार्ब्स भी कम करा रहे हो, डेयरी भी हटवा रहे हो, तो आपको जो ड्रास्टिकली जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है आपके ब्लड शुगर में, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप सीरियल्स एंड ग्रेन्स को कम कर रहे हो, इसलिए नहीं कि आप डेयरी बंद कर रहे हो। वो कंफाउंडर हो गया ना। अगेन आपको फिर से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि आप डेयरी बंद मत करो, आप सीरियल्स के साथ कंटिन्यू कराओ पेशेंट को, देन आप डेयरी रखो। आप देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा डेयरी लेने पे भी। तो होता क्या है कि आप एक बार में मल्टीपल चीजों को रिमूव करते हो, तो आपको और देन आप बोलते हो, विलिफाई करते हो आप एनिमल प्रोडक्ट को, क्योंकि आप प्लांट बेस्ड एडवोकेट हो। डेयरी का डेयरी का मैंने एक और चीज देखा है कि जो कफ फॉर्मेशन है, और वो तो अंडों में भी मैंने देखा है इनफैक्ट, लोगों में कफ फॉर्मेशन बढ़ता है। तो इसका क्या कुछ साइंस है, लॉजिक है? अगेन वहां पे भी वही है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आपके कफ प्रोडक्शन को, इन जनरल इन्फ्लेमेशन को एग्रेवेट कर रहा है। तो कफ और इन्फ्लेमेशन लिंक्ड है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा आपका, सॉरी इन्फ्लेमेशन होगा, तो डेफिनेटली कफ प्रोडक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओके, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी डाइट इन जनरल, पूरी डाइट ही खराब है या सिर्फ डेयरी ले रहे हो इसलिए खराब है, ये तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। तो कभी भी पढ़ रहा था ना प्लांट बेस्ड डाइट्स के, तो मैं फॉलो भी कर रहा था, और मैंने कुछ दोस्तों को भी रिकमेंड किया था। तो उनका सबसे पहले जो रिजल्ट ये आया था कि हमारी दूध बंद करने से, दही बंद करने से ये जो कफ आ रहा था वो कम हो गया, या सर्दी चली गई। तो इसका क्या, मैं हमेशा से ढूंढ रहा हूँ कि इसका रीजन क्या है। तब से मैं किसी को उसका रीजन मैं हमेशा ही बताता हूँ अपने पर्सनल जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर भी बताता हूँ, और जितने भी पॉडकास्ट करता हूँ मैं उसमें भी बताता हूँ कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो तभी बढ़ता है जब आप कार्ब्स और फैट्स दोनों को खाते हो अच्छे खासे सिग्निफिकेंट पोर्शन में। ओके, तो जब भी आप वीगन होते हो, प्लांट बेस्ड होते हो, तो आप फैट को ड्रास्टिकली कम करते हो। जब आप कार्निवोर साइड होते हो तो आप अपनी डाइट से कार्ब्स को ड्रास्टिकली कम कर देते हो। तो जब भी आप फैट एंड कार्ब्स के मिक्सिंग को अवॉइड करते हो तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें प्लांट बेस्ड या वीगन हो जाना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट डाइट है वो, लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम करेगी। कैटास्ट्रोफिक हेल्थ फेलियर होगा आपका। जैसे कि क्या? 3 to 5 years में। नहीं, क्या होता है कैटास्ट्रोफिक हेल्थ फेलियर? कैटास्ट्रोफिक हेल्थ फेलियर में ये हुआ, मसल लॉस सिग्निफिकेंटली होगा, फ्रैक्चर्स। पर वीगन बॉडी बिल्डर्स भी है, वो तो स्टेरॉइड बेस्ड है ना। आप कोई भी वीगन बॉडी बिल्डर, नहीं ये सब नहीं होता। वो सब नहीं होता। कभी भी कोई भी वीगन बॉडी बिल्डर जितने भी बता रहे हैं खुद को कि मैं नेचुरल हूँ, कोई नेचुरल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप उनकी बॉडी को देख के सिंपली आप बोल सकते हो कि भाई ये बंदा लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो ह्यूमन बॉडी का डिजाइन ही नहीं है वैसे उस तरह से। प्लांट बेस पे आप उस तरह की मस्कुलैरिटी अचीव नहीं कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो सब बातों में नहीं जाना है कि हाँ वो नेचुरल क्लेम कर रहा है, उनके बोलने से नहीं होता कुछ। तो वेजिटेरियंस के लिए वे प्रोटीन क्यों नहीं इंस्टेड ऑफ कार्निवोर डाइट? मैं तो कहता हूँ कि वेजिटेरियन हो तो मत रहो ना वेजिटेरियन। मैं तो नहीं रहने की सलाह दे रहा हूँ, तो मैं वेजिटेरियन को क्यों वे प्रोटीन खिलाऊंगा? नहीं, कुछ लोगों को तो वो नहीं, चेंज ही नहीं करना ना, उनको नॉनवेज तो नहीं करना है तो फिर आप मेरे पास मत आओ ना। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ, मैं तो केटर नहीं कर रहा हूँ मार्केट।
मैं तो आपके पास जा भी नहीं रहा हूँ कि मेरे से इलाज ले लो भाई। मैं तो सिंपली कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, और कंटेंट क्रिएशन के बाद अगर आप कन्विंस होते हो मेरी चीजों से तो आप आ जाओ मेरे पास, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आपको जो करना है करो। मैं आपके हेल्थ की केयर तभी करूंगा, आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए कंसर्न मैं तभी रहूंगा जब आप हो अपने लिए। और वेजिटेरियन होने का मतलब है कि आप कंसर्न नहीं हो, ये मेरा मानना है। तो जब आप ही नहीं हो तो मैं क्यों रहूंगा आपके लिए। तो वे प्रोटीन इन जनरल, उसके बारे में व्हाट आर योर थॉट्स? वे प्रोटीन मैं बोलता हूँ कि हाँ, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको नहीं होना है नॉन वेजिटेरियन या कार्निवोर साइड, समझो कोई नॉन वेजिटेरियन भी है, यस, बट वो वे प्रोटीन उसको लेना चाहिए टू फुलफिल हिज प्रोटीन नीड्स? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट्स कंप्लीटली अननेसेसरी। ओके, वो कंप्लीटली अनअवॉइडेबल है। बट उसमें तो ना डेयरी है ना कुछ ऐसे। वो अनअवॉइडेबल तभी होता है जब आप प्लांट बेस्ड होते हो प्योरली। ओके, अदरवाइज मैं हमेशा बोलता हूं, समझो अगर आप प्लांट बेस्ड हो और आप दिन का 3 स्कूप वे प्रोटीन ले रहे हो, तो आपके 120-130 ग्राम्स हो गए, उसमें आपको सब मिल भी गया, आपके न्यूट्रिएंट्स। नहीं, सिर्फ प्रोटीन मिला, न्यूट्रिएंट्स स्टिल उसमें ये होते हैं ना आपके एमिनो एसिड्स होते हैं, वही प्रोटीन ही फुलफिल कर रहे हो ना आप अमीनो एसिड्स के फॉर्म में। ओके, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहां फुलफिल हो रहा है? जैसे कि B12 बहुत सारे हैं ना, ट्रेस मिनरल्स हैं बहुत सारे जो नहीं मिल रहा है आपको। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जिस डाइट, तो वेजिटेबल्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत होते हैं। हाँ, जो मिलते नहीं है, बस वो वेजिटेबल्स में होते हैं। वो आप जो कंज्यूम कर रहे हो आपकी बॉडी में एग्जैक्टली वो बराबर नहीं होता ना कि वो एब्जॉर्ब भी हो जाए अच्छे से। वो बस कंज्यूम कर रहे हो आप। इनटेक डजंट इक्वल एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ओके, तो आपका वो लेना आपकी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, ये बहुत ही डिफरेंट चीज है। तो कंटेंट ज्यादा होता है बहुत सारे प्लांट बेस्ड फूड में, आप देखोगे प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा बताते हैं। जैसे राजमा का एक एग्जांपल आता है, वो तो हाई प्रोटीन में माना जाता है। सोयाबीन फॉर एग्जांपल, सोयाबीन, ये सब सारा कुछ। तो प्रोटीन वाइज तो बहुत हाई है, लेकिन आपकी बॉडी एसिमिलेट यूटिलाइज नहीं कर पाती अपने नीड के लिए। वो बस उसका कंटेंट है, वो उसके लिए है, वो उस प्लांट में है वो उस प्लांट। लेकिन हाँ, हमारे लिए नहीं है वो सारे हर्बीवोर्स के लिए है जो उसको खाएगा। हम हर्बीवोर्स हैं नहीं बेसिकली। तो ह्यूमंस आर नॉट हर्बीवोर्स? बिल्कुल नहीं, ना ही हर्बीवोर्स है ना ही ओमनीवोर्स है, कार्निवोर्स हैं हम कार्निवोरस है। हाँ, ये कैसे आप कंक्लूजन पे आए? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक स्कूल में ना, स्कूल वाले फेज में जब हम थे तो उस समय हमें पढ़ाया जाता था हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स। लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखेंगे ना तो 2 ही कैटेगरी होती है, एक कार्निवोर्स और दूसरा हर्बीवोर्स। ओमनीवोर्स कोई कैटेगरी नहीं है, मैं बता दूं। फालतू का बना दिया। हाँ, फालतू का बना हुआ है, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप कार्निवोर देखोगे लायन को एंड टाइगर्स को, तो पता नहीं आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं, वो लोग भी ग्रास खाते हैं। बट ग्रास का उनका जो वो इवेंट होता है ना, वो ग्रास लेने वाला, वो इतना रेयर होता है कि आप उसे मान लेते हो कि भाई ये तो प्योर फ्लैश ईटर है। लेकिन वो लोग खाते हैं। आप कभी डॉग को देखना, वो भी ग्रास खाते हैं, कभी कभी पत्ते खाते रहते हैं, और आपको समझ में नहीं आया क्यों। डॉग तो वैसे ही खाते हैं, ठीक है, डॉग्स भी कार्निवोर में आते हैं ना। हाँ। बहुत लोग डॉग्स को कार्निवोर मानते हैं। तो मैं उस एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका जो हाइपोथेसिस है, जो आपका जो आइडियोलॉजी है, वो अभी मैं ब्रेक करूंगा। अब कार्निवोर अगर आप बोल रहे हो तो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए उसे, ग्रासेस को, प्लांट्स को, लेकिन वो खा रहा है। अब वो किसी भी सिचुएशन में खा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल है उसके लिए, तभी खा रहा है। मे भी कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए खाता हो, वो वही एनिमल समझ पाएगा। वो कहीं ना कहीं वो उसका वो इंस्टिंक्ट है कि वो खाता है किसी समय पे। अब वो किस समय पे खाता है हमें नहीं पता, लेकिन वो खाता है। तो अगर आप उस तरह से देखोगे तो 100% कार्निवोर कोई नहीं है, राइट? कोई भी नहीं। तो आप फिर सभी को ओमनीवोर बोलो, तो फिर एक ही कैटेगरी होगा, ओमनीवोर। हाँ। तो अगर आप क्लियर डिस्टिंक्शन चाहते हो तो आपको ये सब क्लासिफाई करना पड़ेगा फिर उसमें। तो कार्निवोर्स में भी फैकल्टेटिव कार्निवोर्स, ऑब्लिगेट कार्निवोर्स 2 होते हैं। फैकल्टेटिव कार्निवोर्स में ये होता है कि आप प्राइमरीली एनिमल प्रोडक्ट लोगे, फ्लैश लोगे, ठीक है, आपका फूड जो है फ्लैश होगा, लेकिन आप प्लांट्स पे भी अच्छा खासा सर्वाइव कर लोगे। प्लांट अगर वो फ्लैश नहीं है आपके पास तो आप फ्लेक्सिबल हो, अडेप्टेबल हो। तो फैकल्टेटिव कार्निवोर्स ये हुआ। लेकिन स्टिल कार्निवोर होते हुए आपका प्राइमरी जो फूड होगा, एनर्जी सोर्स होगा, वो फ्लैश होगा एनिमल्स का। अगर हम ऑब्लिगेट कार्निवोर्स में आते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी सोर्स तो है ही है, क्योंकि कार्निवोर हम कह रहे हैं तो डेफिनेटली फ्लैश होगा प्राइमरीली फूड में, लेकिन इसका जो रिलायंस होगा प्लांट्स के लिए वो नेग्लिजिबल होगा। वो प्लांट्स पे सर्वाइव नहीं कर सकते।
फैकल्टेटिव वाले सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे डॉग्स, ये सब, जैसे डॉग्स, ये सारे ना फैकल्टेटिव में आते हैं। हाँ, लायंस नहीं करेगा, नहीं कर वो किसी पर्पस के लिए खाता है, एक दो पत्ते खा लेता है, कुछ कर लेता है, पता नहीं कुछ बीमारी में कुछ ऐसा लेता होगा वो। वो वही लोग समझेंगे, वो हमें नहीं पता क्यों ले रहा है वो, क्यों ले रहा है, लेकिन वो उनका कभी भी एनर्जी का सोर्स नहीं हो सकता वो। तो ये ऑब्लिगेट कार्निवोर हुआ। तो अगर आप उस तरह से देखोगे तो प्योर कार्निवोर वो भी नहीं है, लेकिन ऑब्लिगेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका प्लांट्स पे रिलायंस नहीं है एनर्जी के लिए। तो अगर ह्यूमन बीइंग्स को हम देखें तो बाय डिजाइन डेफिनेटली हम फैकल्टेटिव कार्निवोर्स। तो आप फैकल्टेटिव कार्निवोर्स को भी आप ओमनिवोर तो बोल ही सकते हो ना, क्योंकि प्लांट्स भी खा सकते हैं हम, एनिमल्स भी खा सकते हैं, राइट। तो क्यों हम ओमनिवोर क्यों बोले, हम क्यों ना फैकल्टेटिव कार्निवोर बोले खुद को? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट डिस्टिंक्शन आ रहा है कि आप ज्यादा लेते क्या हो। क्योंकि आप ओमनिवोर होते हुए ज्यादा प्लांट्स भी ले सकते हो, कम एनिमल ले सकते हो, या ज्यादा एनिमल ले सकते हो, कम प्लांट ले सकते हो। तो अगर ज्यादा एनिमल कम प्लांट्स है तो आप फैकल्टेटिव कार्निवोर हो, अगर ज्यादा प्लांट्स है कम एनिमल्स है तो आप फैकल्टेटिव हर्बीवोर्स हो। तो फैकल्टेटिव हर्बीवोर्स एंड फैकल्टेटिव कार्निवोर्स बोथ आर ओमनिवोर्स। तो हो क्या, ओमनिवोर सिर्फ नहीं है, राइट। फैकल्टेटिव कार्निवोर हो। तो फैकल्टेटिव जब कार्निवोर होगे तो आपकी डाइट का बेस क्या होगा? फ्लैश, एनिमल प्रोडक्ट्स। और वहीं से वो डेफिनेशन आता है हाइपर कार्निवोर। क्योंकि जब आपकी डाइट का बेस हो जाता है 70 to 80% फ्लैश, और उसके बाद आप रिमेनिंग 20 to 30% अगर आप अदर नॉन फ्लैश आइटम्स लेते हो, जिसमें डेयरी, एग्स और इवन वेजिटेबल्स, फ्रूट सब कुछ आ जाता है, तब आपका वो डाइट कहलाता है हाइपर कार्निवोर डाइट। और उसी डाइट को मैं एज अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूटिलाइज कर रहा हूँ अपने पेशेंट्स के लिए। कौन सी बीमारी आपने देखी है जो लोग रिवर्स कर पा रहे हैं कार्निवोर डाइट पे जाके? सारी बीमारियां रिवर्स हो रही हैं जो स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे रिवर्स नहीं होती हैं। आप उसमें एक तो पॉलीफार्मेसी वाला एक तो कंपोनेंट है जो एलोपैथी में चल रहा है हमारा। क्या है वो? जो भी मल्टीपल जो ड्रग्स चलते हैं, जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है वो 10 से 12 मेडिसिन पे है। कौन से? नॉट जस्ट फॉर ब्लड शुगर, बट क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को खराटे भी आते हैं, नींद भी अच्छी नहीं होती, तो उसको अलग अलग दवाएं लेनी, गैस एसिडिटी अलग है, तो अलग अलग सिम्टम्स के लिए अलग अलग मेडिसिन चल रही है। तो उसको एक पैंडी भी लेनी पड़ेगी, उसको मेटफॉर्मिन भी लेना पड़ेगा, उसको नींद की भी दवाई लेनी पड़ेगी, खराटों के लिए कुछ और लेना पड़ेगा। कुछ लोगों को बी कॉम्प्लेक्स भी देखा है मैंने लेते हुए। कॉन्स्टिपेशन है तो आप फिर अलग से उसके लिए भी लोगे, क्योंकि मेटफॉर्मिन लेते हो तो मैंने सुना कॉन्स्टिपेशन भी होता है, डायरिया ज्यादा होता है। हाँ, बट हाँ, गट इश्यूज होते हैं। यस, तो एक तरीके से दिस इज अ ट्रैप लोगों को, ट्रैप। या तो ये एक अपना एक चल रहा है, सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट बोलते हैं इसे। लेकिन जब आप डाइटरी इंटरवेंशन पे आते हो, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन पे आते हो, तो आपका फाउंडेशन जो होता है वो फूड होता है। तो अब इस फूड पे जो भी काम कर रहा है आपका कोच, वो या तो वीगन एडवोकेट है, प्लांट बेस्ड एडवोकेट है, या फिर वो मॉडरेशन वाला एडवोकेट होता है जो बोलता है कि आप खा सकते हो एनिमल प्रोडक्ट, लेकिन आपको लिमिट करना है। और फिर तीसरा टाइप होता है, वो मेरी तरह होता है जो इंडिया में पाए नहीं जाते, खाते हैं तो आओ मत मेरे पास, एंडेंजर्ड में आते हैं, इसलिए हमारे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए वरना क्या होगा दुनिया का पता नहीं तो उसमें भी 3 कैटेगरी मैंने बता दिया आपको। तो उसमें अब 3 कैटेगरी में अब पेशेंट को समझना है कि मेरे लिए एक्चुअली सही कौन है। अब जितने भी मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, वो कभी भी उनका प्राइमरी गोल ये नहीं होता है कि मुझे डायरेक्टली कार्निवोर करना है ठीक होने के लिए। वो हमेशा उससे पहले कुछ कर लिए होते हैं, 4 चीजें ट्राई करके, वो प्लांट बेस्ड कर चुके हैं, मॉडरेशन वाली चीजें कर चुके हैं। तो जब आप वो सारी चीजें करके आते हो मेरे पास, और मेरे पास आने के बाद आपको बेटरमेंट, आपको वो मिलता है रिजल्ट, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि ये डाइट ह्यूमन बीइंग्स के लिए एप्रोप्रिएट है सबसे ज्यादा, क्योंकि सारी डाइट आपने कर ली ना। आप जब मेरे पास आ रहे हो तो आप ऑलरेडी कर चुके हो सब कुछ। तो अब आप कब मानोगे कि ये डाइट है ह्यूमन बीइंग्स के लिए? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हेल्दी इंसान कभी भी मेरी चीजों को नहीं समझेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हेल्दी है, अभी वो सफर नहीं कर रहा है। तो मेरे से जब भी कोई पूछता है कि कैसे आपकी बात पे कोई विश्वास करे, मैं कहता हूँ पहले बीमार हो जाओ, तब विश्वास आएगा, तब विश्वास होगा। क्योंकि मैं विश्वास मेरे पे उन्हीं को होता है जो बीमार होते हैं सीरियसली। हेल्दी लोगों को क्या है, उनको मौज मस्ती कर रहे हैं, अपना कुछ भी खा रहे हैं, और वो उसी को कहीं ना कहीं वो प्रमोट कर रहे हैं कि भाई देखो मैं तो सब कुछ खाता हूँ लेकिन मैं हेल्दी हूँ फिर भी। तो इन लोगों की बातें आप मत सुनो ना, आप तो बीमार हो ना यार, वो सब कुछ खा के हेल्दी है, उसे रहने दो हेल्दी। तुम बीमार हो तो तुम उसकी क्यों सुन रहे हो, तुम मेरी सुनो, है ना, तुम्हें मेरी सुननी है, उसकी नहीं, हेल्दी लोगों की नहीं सुननी है। मैं बीमार के लिए बैठा हूँ, वो तुम्हें ना ट्रीट करेगा और ना ही वो बीमार है, वो और तुम सुन रहे हो उसकी, राइट। ये बात है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा इशू माना जाता है, जो लोग
नॉन वेजिटेरियन या कार्निवोरस डाइट पे रहते हैं, व्हाट अबाउट इट? कॉन्स्टिपेशन इसलिए होता है क्योंकि कार्निवोर डाइट पे जब भी आप कार्निवोर डाइट करते हो तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होता है जो करते हैं लोग, वो इनफ फैट नहीं ले रहे होते हैं डाइट में। फैट नहीं ले रहे होते हैं? फैट नहीं लेते हैं, जैसे आप बोलते हो कि आप गोट फैट लेते हो और एग्स पूरे खाते हो, यस, सो योर फैट इज आल्सो गुड, अच्छा खासा इंटेक हो रहा है फैट का। यस यस, और मैं बनाता भी हूँ उसको गोट के फैट में, ऑमलेट को। हाँ, तो अलग से भी फैट जा रहा है, अंडे का अपना एक फैट है ही ऑलमोस्ट। तो बाय मास आप देखोगे तो एनिमल फूड में ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो का होता है, प्रोटीन टू फैट रेशियो। वो नेचुरली होता है। वो 200 ग्राम प्रोटीन है तो 200 ग्राम फैट वो मिल जाता है आपको नेचुरली। आप किसी एनिमल का कोई पार्ट भी लोगे ना, फ्लैश, तो वो फैट उतना आपको आ ही जाता है नेचुरली। तो प्रॉब्लम क्या है कि अलग से आप फैट को स्ट्रिप ऑफ कर देते हो और देन आप लीन मीट खाते हो, लीन प्रोटीन करते हो, है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। नेचुरली अगर आप कोई भी पार्ट लोगे उसके पास इनफ फैट होगा उस पार्ट में। फैट से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता? फैट लेने से कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड किया जा सकता है इस कार्निवोर डाइट पे। ओके, आपको कभी भी फाइबर ऐड नहीं करना है अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कार्निवोर डाइट पे। आपकी एक वीडियो मैंने सुनी थी जिसमें आपने बोला था कि फाइबर से कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है। या तो ये क्या कारण है? अगर आप फाइबर लेते हुए हेल्दी हो, आपका गट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों का फाइबर लेते हुए भी गट हेल्दी रह सकता है। लेकिन अगर आप बीमार हो गए, अगर आपका गट हेल्थ अभी नहीं है, ब्लोटिंग, गैस, GERD, बहुत तरह का स्टमक डिस्ट्रेस रहता है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रेस में रहते हैं लोग, तो वैसे सिचुएशन में कभी भी फाइबर लेना नहीं होता है, कभी भी नहीं। अगर आप फाइबर खाओगे आपकी कंडीशन और खराब होगी। तो वैसे सिचुएशन में मैं बस मना करता हूँ फाइबर को। अदरवाइज मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि फाइबर बिल्कुल टच मत करो। मैं कहता हूँ अगर आप थोड़े अमाउंट में टॉलरेट कर रहे हो, क्योंकि मेरी जो डाइट है उसमें भी फाइबर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं 100% कार्निवोर डाइट हूँ। कैसे? मेरा हाइपर कार्निवोर डाइट है, तो एग्स में खाता हूँ, उसमें अनियंस डालता हूँ, टमाटोज डालता हूँ, थोड़ा तो वेजिटेबल्स डालते हो, थोड़ा बहुत ज्यादा जा रहा है फाइबर मेरी भी डाइट में, ऐसा नहीं है। और इवन मैं करी आइटम भी बनाता हूँ मटन का या चिकन का, उसमें भी ऑनियंस जा रहा है, तो फाइबर जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब फाइबर का आप इंटेक अगर 30 ग्राम 40 ग्राम का टारगेट रखोगे कि मुझे RDA क्योंकि कहता है कि भाई 30 to 40 ग्राम लेना है, वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्योंकि उस अमाउंट में फाइबर टॉलरेट नहीं कर पाता, बहुत इंसान के बहुत गट टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेक है वो फाइबर का। क्योंकि हमारा जो गट है ना, एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन अब फर्मेंटेशन के लिए रहा ही नहीं, लेंथ शॉर्ट है उसका। जो अगर लेंथ वाइज हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन है नहीं। और एक और जो ऑर्गन है हमारा जो वेस्टिजियल हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो पहले कभी सीकम था, तो ऐसे भी अब वो कोई रोल नहीं है उसका बहुत ज्यादा। तो आप फर्मेंटेबल चीजें लोगे तो वो गट में गैस, ब्लोटिंग ये सब क्रिएट करता है। इसलिए कम से कम लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम 0% चले जाओ फाइबर पे, जरूरी नहीं है वो, कुछ लोगों के लिए जरूरी है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को आप अगर कार्निवोर एंड पे आप करोगे, इवन हाइपर कार्निवोर वाले स्पेक्ट्रम में आप डाइट करोगे, तो जितने भी फाइबर को आप लोगे ना, वो कहीं ना कहीं गट उतना टॉलरेट कर लेती है। तो मैं वही बताता हूँ। इसलिए दूसरी चीज एक जो मैंने ऑब्जर्वेशन नोटिस किया, आपकी डाइट थोड़ी लाइंस जैसी भी हो गई। ये लोग भी एक ही बार खाते हैं, फिर बहुत टाइम तक नहीं खाते हैं, आराम करते हैं और फिर खाते हैं। तो ये वैसी टाइप की डाइट होगी। वही मैंने बताया ना, कार्निवोर का यही होता है ईटिंग स्टाइल, ईटिंग पैटर्न। जब भी कार्निवोर कोई होगा तो आपका ईटिंग पैटर्न ऐसा ही कुछ होगा कि आप खाओगे, फ्रीक्वेंसी कम होगी, आपकी खाने की फ्रीक्वेंसी कम होगी, एक ही बार में ज्यादा खाओगे। तो इंसान क्योंकि फ्लेक्सिबल है, जैसे मैंने बताया, आप फैकल्टेटिव हर्बीवोर भी हो सकते हो, फैकल्टेटिव कार्निवोर भी बन सकते हो, इवन ऑब्लिगेट कार्निवोर की तरह भी आप बिहेव कर सकते हो। तो अगर आप फैकल्टेटिव हर्बीवोर हो जाओगे तो आप मल्टीपल टाइम्स करोगे खाना पूरे दिन, और वो करते हुए हर लोग ओबीज हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं। तो आप जैसे करोगे उस तरह के आप हो जाओगे। लेकिन बाय डिजाइन पे अगर हम आए, एनाटॉमिकली, बायोकेमिकली, फिजियोलॉजिकली आपका डिजाइन क्या है, तो डेफिनेटली वो फैकल्टेटिव कार्निवोर वाला डिजाइन है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट लेने हैं या प्लांट बेस्ड रहना है। तो एनिमल बेस्ड होगा तो वो खुद ही समझ में आ जाएगा 3 महीने में, और वो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन काइंड ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड होती है। आपको अलग से एफर्ट नहीं लेना है कि बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा हमें, इतना भागो, 10,000 स्टेप्स करो, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है जब भी आप इस डाइट पे होते हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, और इसलिए ये डाइट सस्टेनेबल है मेरी नजर में। तो अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो फूड पे, लोगों पे या किसी भी तरह से इमोशनली आप डिपेंडेंट हो, तो ये डाइट डेफिनेटली सस्टेनेबल नहीं होगी। नहीं तो होगी। फिर नहीं होगी ना, क्योंकि आप फूड को ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मान रहे हो। आप जब भी थोड़ा सा कोई आपको दुखी कर देता है तो आप
कुछ मीठा खा लेते हो या जंक खा लेते हो। तो मेंटल हेल्थ में फिर कैसे ये डाइट करना पॉसिबल है? क्योंकि मेंटल हेल्थ लोगों की जिसकी डिस्टर्ब है उसके लिए फिर ये डाइट टफ होगी। उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, मेरे जैसे लोगों के पास आना पड़ेगा आपको, थोड़ा मोटिवेट करो। मोटिवेशन चाहिए एक्चुअली, क्योंकि किसी ना किसी को तो आप रोल मॉडल मानोगे ना, है ना। वो फर्स्ट स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा करने का। जैसे होता है ना, स्मोकिंग क्विट करना है या अल्कोहल क्विट करना है, तो क्विट करने के लिए वो डिसीजन किसको लेना है? आपको लेना है ना। जब आप लोगे तभी तो छूटेगा वो। तभी तो छूटेगा। तो वही चीज है, जब तक आप ये डाइट करोगे नहीं, आपकी वो शुगर क्रेविंग और जितने भी तरह के जो इश्यूज हैं वो जाएंगे नहीं। करना तो पड़ेगा, इसी डाइट को करना पड़ेगा, क्योंकि डी एडिक्शन का तरीका ही ये है। ये डाइट एक डी एडिक्शन प्रोटोकॉल में आता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई एडिक्शन है किसी भी चीज के लिए, सब्सटेंस अब्यूज का कोई केस है, तो ये डाइट उसमें भी वर्क करता है, चाहे वो अल्कोहल एडिक्शन हो या निकोटिन हो, ये वर्क करेगा ही करेगा। ओके। और क्या रीजन है, मतलब ये डोपामिन के साथ आपके? एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी बॉडी में जो डोपामिन और जितने भी जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सभी के सिंथेसिस में, प्रोडक्शन में वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है जो आपको प्लांट बेस्ड डाइट में नहीं मिल रहा है। जैसे कि डिप्रेशन और उन लोगों के लिए भी ये डाइट बहुत अच्छी है, बट कैसे डिप्रेशन में तो ये फॉलो करना ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा। डिप्रेशन में एक्चुअली फॉलो करना मुश्किल तो है डेफिनेटली, आपको फर्स्ट स्टेप लेने में मुश्किलें आएंगी और आपको डिफिकल्ट होगा आपके लिए वो डिसीजन लेना, लेकिन वो करना पड़ता है। जब आपको मेरे जैसा कोई कोच मिलेगा जो आपको थोड़ा हंसाएगा, है ना, जो थोड़ा सा आपको क्रिटिसाइज करेगा, आप कह सकते हो बुली करेगा, जैसे भी आपको लेना है ले लो, लेकिन अल्टीमेटली आपको करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जैसे एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको समझने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, कपल्स जो होते हैं उनका अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है बहुत अच्छी बात है, और मोस्ट ऑफ द जो भी आप रिलेशनशिप देखते हो ना आजकल के समय में, वो कहीं ना वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल भी है काइंड ऑफ, और इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है एक दूसरे पे। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं रहेगा तो फिर मेरे लिए मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अगर वो सेपरेशन हो गया, अगर वो वर्क नहीं किया रिलेशनशिप, आप देखते हो कि किसी एक पार्टनर को जिसको बाहर निकलना है उससे वो तो खुश रहेगा क्योंकि उसको निकलना है, लेकिन जो डिपेंडेंट है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि अगर लड़की को निकलना है, अगर उसकी खुशी वहां नहीं है तो उसे निकलना है, तो वो तो खुश हो जाएगी एक्चुअली निकल कर, और अगर लड़का को निकलना है तो वो भी खुश हो जाएगा। तो आपको अगर आप मेंटली अगर फिट नहीं हो, मेटाबॉलिकली अगर आप साउंड नहीं हो, तो अब आप चले जाओगे डिप्रेशन में। और ये डिप्रेशन में जाने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं थे, इसलिए आप डिप्रेशन में जा रहे हो। अगर आप लो फील करते हो, मूड लो होता है, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल है सभी के साथ, वो मेरे साथ भी होगा। मैं इतना फिलोसफिकल हो रहा हूँ लेकिन वो मेरे साथ भी होना है अगर मेरे साथ होगा तो। लेकिन मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर किसी को भाई जाना है तो उसे जाने दो आराम से। अब तुम अपना देख लो, किसी और को तुम ढूंढ लो, या अकेले में कुछ तुम कर लो ऐसा काम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खुशी ना बहुत सारी चीजों में है। अगर आप किसी एक चीज पे अगर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो तो प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है। एक लाइन मैंने सुनी थी जो बहुत अच्छी है कि प्लेजर इज एक्सपेंसिव, हैप्पीनेस इज चीप। या एग्जैक्टली, प्लेजर के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो, प्लेजर के लिए आप परेशानी है एक्चुअली, क्योंकि अंदर से आप खुश हो नहीं ना, आपका वेलबींग अच्छा नहीं है, आपका सेल्फ स्टीम बहुत लो है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये सब कुछ मेरे पास बहुत है। तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है किसको आना है किसको जाना है। जिसको आना है वो भी वेलकम है, जिसको जब जाना है वो भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली आप डाइट को अच्छे से करके, इस कार्निवोर डाइट को करके ना, आप अपने कॉन्फिडेंस को, आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हो। और यहाँ पे जब मैंने वो तो देखा है, जब आप कोई डाइट फिटनेस प्रोग्राम पे होता है तब आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, बिकॉज जो बिल्कुल कमिटमेंट आपने खुद से किया था आप वो पूरा कर रहे हो। yes. अब मुझे बताओ कि ये लाइफस्टाइल क्या किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल वर्कलोड इंसान के लिए भी मतलब वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करे? क्योंकि जब आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस ज्यादा है, चाहे काम से हो चाहे रिलेशनशिप से हो कोई, तो फिर कहीं ना कहीं जो खराब फूड के ट्रिगर्स वो बढ़ जाते हैं। तो हाउ डू यू, मतलब ये कैसे डील करते हैं इसको? एक्चुअली डील ऐसे कुछ करना होता है। सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा उस चेंज के लिए। अब उस चेंज में आपका इमोशनल लेवल पे जो भी रिलेशनशिप आपका जो है वो आप अपने लेवल पे देख लो यार। उसमें मैं बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे रिलेशनशिप गुरु तो मैं बना सोशल मीडिया पे, राइट? मैं डाइट रिलेशनशिप को टिक करके आना है। मैं बस इतना ही बोलता हूँ कि नहीं अच्छा लग रहा तो छोड़ दो ना, छोड़ दो सिंपली।
मैं उस पर अब आपको वो सब नहीं बताऊंगा कि हाँ तुम थोड़ा टाइम दो, मैनेज करो अपने, है ना, ये सब पे मैं बात नहीं करता हूँ। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा छोड़ दो यार, छोड़ दो, है ना, आ जाओ मेरे पास, इसलिए नहीं कि मेरे साथ रहना है, बट डाइट फॉलो करनी है। तुम्हारी वो कमी मैं नहीं पूरी कर रहा। मैं डाइट के बारे में बताऊंगा, मैं किसी को अपना नहीं बनाने वाला हूँ। तो अब आप आओगे मेरे पास, आओगे डाइट के लिए, तो डेफिनेटली आप डाइट करते करते ही कहीं ना कहीं आपको ना वो खुशी मिलने लगेगी कि खुद को बिल्ड करना और खुद पे काम करना वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब वो रियलाइजेशन आपके पास आ जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि अब सब कुछ सॉर्टेड है मेरा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको कोई और भी मिल जाएगा। ऐसा क्या है ना, बहुत लोग आते हैं जाते हैं फिर मिल जाते हैं, सही बात है। तो ये सब मान कर बैठना कि अब तो जो थे तुम ही थे, अब तो कोई नहीं है, कोई नहीं है तो एटलीस्ट तुम तो हो ना, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी खुद की हेल्थ कैसी है। आपकी खुद की हेल्थ खराब होगी, आपकी कभी भी हमेशा ही लगती रहेगी और इसी तरह से चलती रहेगी लाइफ, वो कभी ठीक नहीं होगा। और कुछ भी चीज परमानेंट नहीं होता है, आप ये सब मान के मत बैठो कि भाई ये जो आज है मेरे पास ये हमेशा रहेगा, है ना। तो कुछ चीजों को लेके आपके ना एक्सेप्टेंस भी रखना पड़ेगा, है ना। कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आप लूज कर सकते हो कभी भी, तो ठीक है, वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, वो भी अभी स्ट्रेसफुल कॉर्पोरेट लाइफ का मुझे बताओ कि वो लोग कैसे ये डाइट को डील करें। मेरा ऐसा मानना है ना कि कुछ चीजें आपकी टफ तब हो जाती हैं जब आपको ऐसा लगता है कि यार टाइम नहीं है मेरे पास। सबसे बड़ा एक्सक्यूज लोग ये देते हैं कि मेरी लाइफ कुछ ऐसी है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं जिम नहीं कर सकता हूँ, या मैं डाइट वाइट पे इतना फोकस नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ डाइट पे तो ज्यादा फोकस करना ही नहीं है, दिन में एक बार खाना है यार। कहाँ तुम्हारे दिमाग में जो फूड नॉइज है उसको तो मैं कम करने आया हूँ। दिन भर जो तुम ये सोचते रहते हो कि मेरा ब्रेकफास्ट ये हो गया, लंच ये हो गया, डिनर ये होगा और स्नैक्स में मुझे ये करना है, तो इतने बिजी शेड्यूल में भी अगर तुम इतना खाने के बारे में सोचोगे तो तुम्हारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कब होगी, जब तुम ज्यादा सोचोगे। कम सोचना है, खाने के बारे में कम तुम्हें ध्यान देना है, दिन में एक बार खाना है और उसके बाद फ्री रहना है। कितना लिबरेटिंग है ये लाइफ। तो अब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं कार्निवोर डाइट तुम्हें बता रहा हूँ तो वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो है वो बस मेंटल ब्लॉक है, उसको आपको ओवरकम करना है बस। अगर उसको ओवरकम कर लिया तो फिर लाइफ सिंपल है बहुत उसके बाद, क्योंकि दिन में एक बार खाना कॉम्प्लिकेटेड आसान है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। तो मैं तो सिंपल चीजें बता रहा हूँ आपको। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो खाने पे, क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है, क्रेविंग होती है आपको। तो सिकनेस का कारण भी वही है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि फैटी लिवर, IBS, डायबिटीज, ये सब बीमारियों को कैसे ठीक करते हो आप, और या ये कार्निवोर डाइट कैसे हेल्प करती है। कार्निवोर डाइट का जो मैंने बताया आपको कि फंडा जो है वो ये है कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, जो कार्निवोर डाइट करते हुए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डाइट में एनफ प्रोटीन फैट्स होना चाहिए, जो हो जाएगा। फाइबर का अमाउंट कम होना चाहिए, जो हो जाएगा। सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आपको मिलने चाहिए वो मिल जाएंगे, राइट। अब सारा कुछ इस पे फुलफिल हो रहा है आपकी इस डाइट पे, तो डेफिनेटली सारे डिजीज आपका कवर हो जाएगा। इसी डाइट से कवर हो जाएगा मींस सारी डिजीज बेटर हो जाएगी। आपको पता है जैसे इंडिया में जो सबसे टॉप 3 डिजीज है, मुझे एकदम 100% तो नहीं मालूम, बट डायबिटीज एक हो गया जिसके लिए लोग बहुत दवाएं लेते हैं। एसिडिटी एक ऐसी डिजीज है, और मेरे ख्याल से तीसरा कॉन्स्टिपेशन होगा, जो चीज से तो ऑलमोस्ट हर किसी के घर में जितने लोग हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं कोई ना कोई सफर कर रहा होगा। क्या ये तीनों डिजीज में ये चीज काम करती है? बिल्कुल बिल्कुल काम कर रही है। मेरे पास ऐसे ही पेशेंट्स आ रहे हैं। एसिडिटी पे थोड़ा मुझे बताओ, कैसे लोग अपनी एसिडिटी ठीक करें। एसिडिटी एक्चुअली उसका कारण अगर आप देखोगे ना, एसिडिटी का कारण, तो एक्चुअली डायरेक्टली मैं कार्ब्स को ब्लेम नहीं करूंगा उसके लिए, लेकिन जिस कार्ब्स को आप खा रहे हो, जो सोर्स है आपका कार्ब्स का, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे आपका जो कार्ब्स का सोर्स है वो प्रीडोमिनेटली व्हीट है या राइस है, ब्राउन राइस कोई खा रहा है, या कुछ भी आप ग्रेन्स खा रहे हो, तो ये सारे जो सीरियल्स हैं, ये इसमें एक कंपाउंड होता है एक्चुअली व्हीट में, स्पेशली लेक्टिन्स बोलते हैं उसे, जो ग्लूटेन भी हो, जो उस लेक्टिन में, उस ग्लूटेन जो है मोस्ट कॉमन लेक्टिन्स में आता है वो। अब वो जो ग्लूटेन है या लेक्टिन है, उसका काम ये होता है कि आपके जो एसिड के प्रोडक्शन को वो बढ़ाता है। एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है? यस। अब वो एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो एक हिस्टामिन होता है हमारी बॉडी में, स्टमक में आपका हिस्टामिन का रिलीज को बढ़ाता है। अब हिस्टामिन क्या करता है, ये डायरेक्टली HCl के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो अगर आप हिस्टामिन को स्टिमुलेट करोगे, हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्टमक में, अब आप उसे ट्रिगर कर रहे हो क्या लेकर, वीट लेकर या कोई भी ऐसे सीरियस ग्रेन्स लेके जो हिस्टामिन को स्टिमुलेट कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो कॉन्स्टेंटली आप स्टिमुलेट करोगे हिस्टामिन को तो HCl का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली होता रहेगा, राइट। अब उसकी वजह से एसिडिटी होती है आपको। तो नॉर्मली जो हमारा जो फिजियोलॉजी है गट का, स्टमक का, वो ये है कि जब भी आप खाना खाओगे तो आपका एसिड का प्रोडक्शन उस समय बढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप नहीं खा रहे हो तो घट जाना चाहिए एसिड का प्रोडक्शन। अब जब भी आप इस वीट पे होते हो तो आपका कॉन्स्टेंटली एसिड का प्रोडक्शन थोड़ा हायर साइड होता है कंटिन्यूअसली, जब आप नहीं खा रहे हो तो भी हायर साइड होता है क्योंकि स्टिमुलेट करके रखा है ना आपने उसे। अब इसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी के सिम्टम्स आते हैं आपको। अगर आप बहुत ज्यादा स्टमक एसिडिटी की बात करोगे तो बहुत ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, लेकिन जब बिटवीन द मील्स जो आपका एसिड कम होना चाहिए था उस समय वो बहुत ज्यादा है, जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी आप पैंटोप्राजोल लेते हो, पैंडी, तो HCl का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है तो आपको सिम्टोमेटिकली बेटर फील होता है, लेकिन वो कुछ महीनों तक, उसके बाद फिर से आपको वो सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, क्योंकि कंप्लीटली HCl के प्रोडक्शन को आप इनहिबिट कर दोगे तो उससे भी आपका डाइजेस्टिव इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लोटिंग, गैस, ये सब होने लगता है पैंडी लेकर। तो एसिडिटी वाले डायरेक्टली सिम्टम्स जो है वो सप्रेस होते हैं, लेकिन उसका जो अपना एक डाउनस्ट्रीम जो साइड इफेक्ट है वो आपको मिल जाता है पैंडी का। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए आप वैसा खाना खाओ जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए HCl प्रोड्यूस करे। मतलब इन जनरल व्हीट और राइस से HCl ज्यादा प्रोड्यूस होगा जिसमें भी जिस भी प्लांट्स को आप लोगे, जो भी लेक्टिन्स है उसके अंदर, वो हिस्टामिन को ट्रिगर करता है एक्चुअली, और ज्यादा HCl से प्रोड्यूस करवाता है, राइट। और उस वक्त ज्यादा रहेगा जहां पे बेस लाइन पे आपका एसिड कम होना चाहिए था स्टमक में, इसलिए आप हमेशा एसिडिटी और बर्निंग सेंसेशन फील करते हो, इसोफेगस की तरफ आपका रिफ्लक्स आता है और आपको ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। और इंटरेस्टिंगली कई बार ऐसे पेशेंट्स को, GERD के पेशेंट्स, जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, इसके पेशेंट्स को ना एक्चुअली आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आते हैं, एस्मा लाइक सिम्टम्स, क्योंकि आपका जो रिफ्लक्स है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी अफेक्ट करता है। और उसकी वजह से कफ का स्प्यूटम प्रोडक्शन, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, तो आप चले जाओगे पल्मोनोलॉजिस्ट के पास और वहां पे वो करेगा 50 तरीके के टेस्ट और ठीक होगा नहीं। तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो GERD की वजह से, जिनको एस्मा लाइक सिम्टम्स था, और उनका GERD ठीक होते ही एस्मा वाले प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाते हैं। नाइस। नाउ अभी जो बात करते हैं, जो दूसरा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम जो बहुत लोग डील कर रहे हैं यूथ में, आजकल बढ़ गया है यूथ में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। यस। इसमें आपकी डाइट में क्या देखा है अपने रिजल्ट्स? अगर हम सारे, क्योंकि सारे ही मेटाबॉलिक डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी एक मेटाबॉलिक इशू है। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपका मेटाबॉलिक डिसफंक्शन जो हो रखा है वो किस वजह से हो रखा है, वो कार्ब्स और फैट को आप ले रहे हो इसलिए हो रखा है। क्योंकि मैंने बताया था शुरुआत में कि कार्ब्स एंड फैट्स को लेने पे ही इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर, और जब भी इन्फ्लेमेशन होगा तो आपका जो सर्कुलेशन है इन जनरल वो भी कॉम्प्रोमाइज होता है, ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होता है, तो इसलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होगा, राइट। अब आप उस इन्फ्लेमेशन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिक्सिंग को अवॉइड करो, कार्ब्स एंड फैट्स को। तो जब भी आप प्लांट बेस्ड वीगन साइड जाओगे तो आपका इन्फ्लेमेशन कम होने से, अगर आपका सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा तो आपका ईडी इंप्रूव कर सकता है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से ईडी इंप्रूव होता है अगर इन्फ्लेमेशन कम हुआ तो। एग्जैक्टली। तो आप वीगन डाइट पे भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, इरेक्शन का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई वीगन डाइट पे लॉन्ग रन में, जो होनी है, अगर आप सप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो तो फिर से आपको ईडी हो जाएगा। तो उसका जो कारण होगा वो न्यूट्रिशनल होगा, अगेन फिर आपका लिबिडो कम हो जाएगा वीगन डाइट पे, जिसको और तो आप, वही मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये सब करना है, मेडिटेशन में जाना है या सन्यासी बनना है, तो आप ये सब कर सकते हो वीगन डाइट। हाँ, वो आपको काम ज्यादा रखता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम वाम नहीं रखता है। मैंने काफी लोगों से ये सुना है कि नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ने के बाद उनको काम ज्यादा। आप ना कामनेस का भी बहुत सारा एक्चुअली एस्पेक्ट है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो आप। अब आप ऐसे काम हो गए हो कि आपके पास लिबिडो भी नहीं रहा काम हो गया यार, वो भी एक कामनेस है। अब आप उसको वैसे अचीव करना चाहते हो तो ठीक है, आप जाओ, है ना, बिल्कुल आप वैसे कर सकते हो अचीव।
तो मेरा ऐसा मानना है कि कामनेस मेरी नजर में वो है कि जहाँ पे आपको एग्रेशन लाना है वहां पे आप एग्रेसिव रहो, डिसीजन लो, डिसीजन मेकिंग आपका वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि मुझे कब लाइफ में क्या लेना है डिसीजन, क्या नहीं लेना है। आप केओस में मत रहो, केओस में मत रहो। और साथ ही साथ जहाँ पे आपको साइलेंट रहना है वहां पे आप साइलेंट रहो, लेकिन जहाँ पे आपको बोलना है, कोई चीजें एक्शन लेनी है, तो आपको एक्शन लेना है। इन जनरल कामनेस कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग जो बोल रहे हैं ना काम होते हैं, लोग एग्रेसिव नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता। वो काम एक्चुअली पता है कब होते हैं, जब उनको एग्रेसिव होना चाहिए। अरे यार क्या बात ऐसे लोग तब काम होते हैं जब एग्रेसिव होना चाहिए। तो आप अगर आपका कोई पार्टनर या कोई भी है जो सुन रहा है इस वीडियो को, अगर आपका पार्टनर बेड पे बहुत काम है तो अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, वही चीज है ना। तो वो कामनेस कहाँ पे, उसमें सारा आपको एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो कामनेस की। तो इन जनरल कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता कि काम हो गया। तो वो तो वही बात हो गई ना कि आप सेलिबेसी अचीव कर लिया आपने, तो आपको वो अचीव करना है तो आप चले जाओ ना प्लांट बेस्ड वीगन हो जाओ, कर लोगे आप। लेकिन उस पर भी कई बार प्रॉब्लम है कि जरूरी नहीं है कि वो सेलिबेसी आपको आ ही जाए। आप हो सकता है आपको मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, बाइपोलर हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि किस तरह से बॉडी में आपकी जेनेटिक्स क्या है, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही है आपको नहीं पता। बट इन जनरल ईडी वालों को ये कार्निवोर डाइट पे फायदा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। मैं बता रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स, सारा न्यूट्रिएंट्स का खेल है आपका। इन्फ्लेमेशन नहीं होगा आपकी बॉडी में, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। और क्या चाहिए बॉडी को? यही दो चीज तो चाहिए बॉडी में, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कम होना चाहिए और वो सारे बायोअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को चाहिए वो मिल रहा है। क्या आपका जो जब आप कार्निवोर डाइट पे रहते हो सिर्फ, आपका बॉडी के इंसुलिन लेवल्स भी बहुत लो रहते हैं, तो वो भी क्या हीलिंग में मदद करता है? इन जनरल अगर हम देखें ना तो इंसुलिन का हाई होना बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये तो फैक्ट है। क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी पाथवेज हैं वो एक्टिवेट होते हैं इंसुलिन हाई रहने की वजह से, और भी अदर हार्मोनल सिग्नलिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो इंसुलिन आपका हाई होगा तो अदर जो हंगर, जो सैटिस्फैक्टरी क्यूज है वो डिस्टर्ब होता है। तो कॉन्स्टेंटली अगर इंसुलिन हाई है तो आप उस तरह से कभी भी ना सैटिस्फैक्टरी फील नहीं करते, फुलनेस नहीं आता आपको, कॉन्स्टेंटली भूख लगी रहती है, कॉन्स्टेंट हंगर, एक्सेसिव क्रेविंग, ये सारा कुछ लगा रहता है। तो ये सारा प्रॉब्लम हाई इंसुलिन की वजह से है। और हाई इंसुलिन किस चीज से आ रहा है? ना ही हाई प्रोटीन, ना ही हाई फैट, वो सिर्फ हाई कार्ब डाइट से आ रहा है। अगर हम डाइट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपको कार्ब्स इसलिए कम करना है, इसलिए तो कार्निवोर डाइट वर्क कर रहा है इतना बढ़िया कि हाई इंसुलिन नहीं होगा, लो इंसुलिन होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा, सारे बायोअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, दैट्स ऑल। फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, यस, तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि जो भी जिनकी भी डाइट न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है, जो है वेजिटेरियन और इंडियन सिनेरियो में जो हम डाइट ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आप एंग्शियस रहते हो, आपका सेल्फ स्टीम इतना पुअर है, इतना लो है, और कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी कुछ किसी भी चीज को लेकर। आपके अंदर एक कांस्टेंट एक फियर भी रहता है कि मेरी वाली मुझे छोड़ के चली जाएगी, ये भी फियर होता है, बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी का भी प्रॉब्लम है, आप उस चीज को भी लेकर के एंग्शियस रहते हो, क्योंकि इन जनरल आप एंग्शियस रहते हो, ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट हो गई है उस डाइट की वजह से। तो अब अगर एंजाइटी आपके साथ है बनी हुई तो डेफिनेटली प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होगा। तो अब उस इजैकुलेशन को रोकने का कोई बाहर से कोई तरीका तो है नहीं, तो आपको अंदर का ही सिस्टम जो है उसको ठीक करना पड़ेगा, राइट? समझ गए। तो उसके लिए आप ये डाइट से एंजाइटी भी कम होती है ओवरऑल। एग्जैक्टली, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका आप अच्छा सोचोगे खुद के बारे में, आप मोर ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम कंपैरेटिवली। एग्जैक्टली, और इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। थायराइड और पीसीओडी ये लड़कियों में ज्यादा बढ़ते हुए दिखा जा रहा है फीमेल्स में, इसका क्या रीजन है? थायराइड और पीसीओडी रीजन, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं डाइट डॉक्टर हूँ, डिजिटल डाइट डॉक्टर हूँ, है ना? तो रीजन हमेशा डाइट ही होगा। तो रीजन हमेशा डाइट ही होगा। अब उस डाइट में आपको क्या क्या चेंजेस लाने हैं, किस लेवल पे चेंज लाना है, वो आपको डिसाइड करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीसीओडी के लिए इन लोग जो दवाइयाँ लेते हैं, थायराइड के लिए दवाइयाँ लेते हैं, इज इट गुड फॉर योर हेल्थ? नहीं, गुड तो नहीं है डेफिनेटली, बट डेफिनेटली मैनेज करने का वो अच्छा तरीका है ना? वो अच्छा मैनेजमेंट का टेक्निक है वो, एलोपैथिक इंटरवेंशन के थ्रू। क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल इंटरवेंशन नहीं चाह रहे हो कि तब आप उस सिचुएशन में आप उसको यूज कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे आई वुड से। अदरवाइज तो आपको करना ही नहीं है, लाइफस्टाइल में कोई चेंज ही नहीं लाना, तो फिर तो वही सही है ना, तो दवाइयां खाओ फिर। नहीं तो फिर डेफिनेटली आपकी कंडीशन और खराब होगी। साइड इफेक्ट क्या होता है वो दवाइयां खा के? साइड इफेक्ट थायरोक्सिन का तो मैं ऐसा कुछ मैंने मतलब मैं नहीं बोलूंगा डायरेक्टली। सुना हुआ है मैंने,
थायराइड की मेडिसिन, मसल लॉस होता है। डेफिनेटली मसल लॉस। प्रॉब्लम क्या है ना कि जब भी आपको थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म है तो प्रॉब्लम सिर्फ थायराइड का इशू नहीं चल रहा होता है, वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक इश्यूज चल रहे होते हैं, जहाँ पे आपको इंसुलिन का भी प्रॉब्लम है, ओवरऑल मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, तो अदर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हैं, तो इसलिए आपको मसल लॉस हो रहा है। इसलिए नहीं कि सिर्फ आपको थायराइड का इशू है, हो सकता है आपको डायबिटीज ना हो, लेकिन हाइपर इंसुलिनीमिया सभी के साथ है, सभी के साथ। तो क्योंकि हार्मोन, जैसा मैंने बताया कि इंसुलिन अगर डिस्टर्ब है आपका, तो आपके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके बाद। ओके, इसलिए मसल लॉस हो रहा है। इसलिए मसल लॉस हो रहा है। यस, ठीक है। और पीसीओएस पे मैं बता दूं आपको, पीसीओएस पे मैंने बहुत अच्छा अपने यूट्यूब चैनल पे भी ना मैं एक सेपरेट सेशन में कर चुका हूँ। तो मेरे चैनल पे लोग जब जाएंगे ना, तो हर एक मेडिकल टॉपिक्स हो, वो जो भी डे टू डे लाइफ में जो लोग सफर कर रहे हैं अपने हेल्थ प्रॉब्लम से, वो मेरे चैनल पे मिल जाता है उनको भरपूर, तो वो देख सकते हैं आराम से। तो पीसीओएस पे भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है, मैंने बात की है, तो बेहतर होगा इस वीडियो से डायरेक्टली वो डिटेल में जाके देखें। लेकिन अल्टीमेटली पर्पस हमारा यही है कि हाइपर इंसुलिनीमिया को करेक्ट करना, क्योंकि इंसुलिन आपका ब्लड में हाई है, तो उसको लो करने का तरीका जो है वो कार्निवोर डाइट बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है मेरे नजर में। अदरवाइज आप लो कार्ब इन जनरल भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट तरीका होगा हमेशा कार्निवोर डाइट होगा, और उसको करते हुए अगर आपका इंसुलिन लेवल कम होता है तो आपका पीसीओएस का सिचुएशन भी इंप्रूव हो जाता है। बिल्कुल। मुझे एक एग्जांपल दो कि मैं अगर आपके पास आऊँ तो क्या मेरा रूटीन आप कैसे चेंज करते हो? क्या डायरेक्टली हम कार्निवोर में स्विच होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्टली नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ केसेस में मैं करता हूँ डायरेक्टली भी। ओके। जैसे अब कोई पेशेंट मेरे पास आ रहा है, वो कह रहा है कि सर मुझे गैस का, IBS का इशू है। मैं बोलता हूँ सीधा बंद करो प्लांट बेस्ड फूड, सीधा बंद करो। इतना सीरियस इशू होता है कई बार कि आप उसमें टेपरिंग कर ही नहीं सकते हो, आपको सडनली हटाना पड़ता है डाइटरी फाइबर्स को एंड कार्ब्स को, और वो हटाते ही पेशेंट इमीडिएटली बेनिफिट उनको मिलता है, वो बेटर फील करने लगता है। तो वैसे कुछ कंडीशन है जिसमें बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली, हाँ बिल्कुल, आप सिंपली आप स्टॉप कर दो उस प्लांट बेस्ड फूड को। और कोई समझो मेटाबॉलिक फिटनेस के लिए आ रहा है, वेट लॉस के लिए आ रहा है, तब कैसे आप डील करते हैं? तब मैं ग्रेजुअली बोलता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ 6 to 8 वीक्स और 1 month पीरियड आप ग्रेजुअली उसे टेपर ऑफ करो। तो पहले लो कार्ब में जाओ, लो कार्ब कार्ब्स को कम करो आप, एवरी वीक आप बाय 25% रिड्यूस करो। कितना होना चाहिए, मतलब जैसे पर डे आपका जो भी है कार्ब्स का इंटेक, वो मुझे नहीं पता, किसी का 300 हो सकता है, किसी का 400 हो सकता है, तो आप अपने बेस लाइन से 25% रिड्यूस करो हर मील में। ओके। एटलीस्ट ब्रेकफास्ट वाला तो मैं बोलता हूँ आप नेक्स्ट डे से ही आप बंद कर दो, बंद ही करो कार्ब्स। लंच एंड डिनर में आप अपने कार्ब्स को 20 to 25% से रिड्यूस करना शुरू करो, और वो बाय द एंड ऑफ 5 or 6 weeks you will be off carbs, almost completely after 6 weeks. Yeah. मील्स कब से कम करवाते हो? क्योंकि 6 वीक बाद समझो मील तो भी 2-3 खा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप जब भी इस डाइट को, फर्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अगर आपका प्रोटीन एंड फैट बेस्ड होगा, जो मोस्टली एग्स में बोलता हूँ करने को, जो सिंपल भी है, बहुत आराम से बन जाता है, टाइम भी नहीं लगता ज्यादा, वो सबसे आसान है, उसको आप करोगे तो डेफिनेटली आपका जो ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में जो स्नैक्स करने की आदत होती है ना, वो आपकी चली जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है। तो आप 3 मील्स पे डायरेक्टली आ सकते हो। अगर आपका फर्स्ट मील फिक्स हो गया तो आप सीधा 3 मील्स पे आओगे, क्योंकि आपका सेकंड मील भी थोड़ा सा प्रोटीन रिलेटिवली अब हायर साइड होने जा रहा है, फैट भी थोड़ा बढ़ेगा, कार्ब्स भी कम होगा, तो आपका जो फिर लंच एंड डिनर के बीच स्नैक्स होता है वो भी अब नहीं होगा। तो 3 मील्स तो आपका हो गया, सेट हो गया आराम से। अब इसके साथ साथ आपको, अब जब ओवर द पीरियड ऑफ 2 weeks और 3 weeks जैसे जैसे आप कार्ब्स कम करोगे, प्रोटीन को बढ़ाओगे, फैट को बढ़ाओगे, तो आपका अल्टीमेटली वो मॉर्निंग में जो आपका ब्रेकफास्ट है, टिपिकल यूजुअल ब्रेकफास्ट टाइम 8 AM और 9 AM, वो आपका पोस्टपोन हो जाएगा। आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि डिनर वाला आपका फैट प्रोटीन बढ़ गया था, तो आपको मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे भूख नहीं लग के अब 10 बजे 11 बजे लगेगी, अपने आप ऑटोमेटिकली लेट भूख लगने लगेगी। वो चेंज होता रहेगा, आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा हंगर का। तो 11 बजे 12 बजे अगर आपको भूख लग रही है और फर्स्ट मील आपने उस समय बढ़िया से ले लिया प्रोटीन और फैट वाला, तो डायरेक्टली शायद आपको फिर 5-6 बजे भूख लगेगी, सीधा शाम को लगेगी। यस, तो तभी डिनर कर लो सीधा। यस, एग्जैक्टली। तो 2 मील्स पे आप स्विच कर जाते हो। तो ये हो जाता है अपने आप। अब किसके साथ कब होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपका 1-on-1 जो चलता रहता है ना, सुपरवाइज वे में वो चलते हैं मेरे साथ, तभी वो, और कुछ लोग अपने से भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस ये बोलता हूँ कि भाई आप पूछो मत, बस मेरे से टेक्स्ट मत करो मुझे, है ना, मैसेज मत करो। हाँ, आपको फायदा हो गया, आप अच्छी बात है, आप कर लो। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ मेरे से प्लान ले लो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कर सकते हो कर लो, और जब नहीं कर सक रहे हो तब मेरे पास आओ प्लान। लेकिन प्लान भी नहीं लेना है, पूछना भी ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है ना। मैं कितने लोगों को मैसेज करूंगा उस तरह से, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ये चीज।
तो देन दे मतलब अगर किसी को भी प्लान लेना है तो डायरेक्ट आपको इंस्टाग्राम से कैसे कांटेक्ट कैसे करते हैं? वो तो कंसल्टेशन जब लिया होता है उन्होंने, कंसल्टेशन बुक करना तो फिर से उसी तरह से कर सकते हैं। हाँ, तो कंसल्टेशन कहाँ से बुक करते हैं आपने? कोई यूजुअली अभी तो एक वेबसाइट मैंने अभी जस्ट तैयार किया है, बट नॉर्मली ऐसे ही इनबॉक्स करते थे इंस्टा पे, ओके, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली, क्योंकि मेरा नंबर पब्लिक है। पब्लिक है, यस, तो सीधा कॉल कर सकते हैं। सीधा कॉल कर, हाँ सीधा। परेशान लोग करते हैं मुझे, मैं लेकिन मैं होता नहीं हूँ, होते नहीं, क्योंकि मैं उठाता ही नहीं कॉल। मैं कहता हूँ आप मैसेज करो, क्योंकि अगर 30 से 40 इंक्वायरीज डेली आएगी, मैं रिसीव करके अगर हर को मैं 5 मिनट का डिस्कवरी कॉल देने लगूं, तो मैं पूरा दिन यही करता रहूंगा। तो मैं सिंपली बता देता हूँ कि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लो मेरा व्हाट्सएप पे, और उसको पढ़ते हुए आपको पेमेंट करना है, सूट करता है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी भी चेज नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं क्लाइंट चेज नहीं करता हूँ, मैं प्यार चेज नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी चेज नहीं करता हूँ, मैं बस अपना काम करता हूँ शिद्दत से, और उसको करते हुए जो भी मुझे मिलता है मैं उसी में खुश रहता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई मेरे से बोलता है कि सर 5 मिनट बस बात करनी थी आपसे, कंसल्टेशन तो मैं लूंगा लेकिन मुझे 5 मिनट बात करनी है, मैं बोलूँ 5 मिनट जो आपको बात करनी है ना, वो मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में डाल रखा है, आपको वो सूट करता है, देन डायरेक्टली आप बुक करो। क्योंकि डॉक्टर के को डिस्कवर करने के बाद डिस्कवरी कॉल नहीं मिलती है ना, जरूरत नहीं है वो। डिस्कवरी कॉल वही लोग देते हैं जिनको अपने काम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो फिर आपको पोटेंगे ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो आप चले जाते हो उस प्लान में, और फिर जाके पता लगता है ये तो स्कैम हुआ। इसलिए आप डॉक्टर की भी आपकी प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो? टिपिकल मेन स्ट्रीम मेडिसिन तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। नहीं कर रहे हो? नहीं, वो तो नहीं करता। घर बैठे कैसे करूंगा? मैं तो बोलता ही हूँ, मैं तो बेडरूम वाला डॉक्टर हूँ। मैं तो अपने बेडरूम में रहता हूँ, और आप कहीं भी रहो, मैं कहीं से भी, जो एडवाइस है ना वो मायने रखती है कि आप क्या एडवाइस दे रहे हो पेशेंट को। क्योंकि लाइफस्टाइल एडवाइस आप बाथरूम से दो, बेडरूम से दो, वो चेंज नहीं होने जा रहा है। मैं बाथरूम में भी रहूंगा तो वही एडवाइस दूंगा, बेडरूम में रहूंगा वही एडवाइस। तो इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डॉक्टर कहाँ बैठा हुआ है, डॉक्टर का क्लिनिक है या नहीं है, आप उसको जिस तरह से लेना है लो। मेरे लिए कहीं से भी वो नेगेटिव नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे किस तरह लेते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप आज आए, अपना इतना नॉलेज दिया है कि सब लोग को आज के सेशन से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले होंगे। डेफिनेटली मैं सबको बोलूंगा कि आपको रीच आउट करे, कंसल्टेशन बुक करे, ताकि ये लोग भी अपनी हेल्थ की जर्नी आगे बढ़ा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सागर जी, थैंक यू।